जरा सोचिए, एक आदमी ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा जाता है। सबूत इतने पक्के कि निचली अदालत उसे सीधे 10 साल की सजा सुना देती है। मामला मतलब खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि लगभग 30 साल बाद हाँ, वही आदमी जेल से बाहर आ जाता है। और इसलिए नहीं कि कोई नया सबूत मिला, नहीं, बल्कि पुलिस ने गिरफ्तारी के पहले 5 मिनट में जो एक छोटी सी, बहुत छोटी सी गलती की थी, सिर्फ उसकी वजह से। और यही बात इस केस को आप कह सकती हैं असाधारण बनाती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक ड्रग्स केस की कहानी नहीं है, सही, बल्कि ये इस सवाल की पड़ताल है कि न्याय की प्रक्रिया में ज्यादा जरूरी क्या है, अपराध का साबित होना या उस अपराध को साबित करने का तरीका। बिल्कुल। आज हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास 1998 की क्रिमिनल अपील संख्या 435 का पूरा अदालती दस्तावेज है। मामला तो 1995 का है, लेकिन इसका अंजाम वो 2025 में लिखा गया। हाँ, और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक सजायाफ्ता मुजरिम दशकों बाद कानून की एक ऐसी बारीकी की वजह से बरी हो गया जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। चलिए तो फिर शुरू से शुरू करते हैं, समझते हैं कि हुआ क्या था। ठीक है। तारीख थी 27 फरवरी 1995। जगह लखनऊ का होटल मनीषा। नारकोटिक्स विभाग को एक पक्की खबर मिलती है, ट्रिप ऑफ। हाँ, एक टिप मिलती है कि दिल्ली से आया विनय कुमार शर्मा नाम का एक शख्स होटल के कमरा नंबर 25 में ठहरा हुआ है और उसे बाराबंकी का मोहम्मद इस्लाम हेरोइन की सप्लाई देने वाला है। और खबर एकदम सटीक निकली, मतलब नारकोटिक्स की टीम ने छापा मारा और कमरे में दोनों मौजूद थे। तलाशी ली गई और तलाशी में विनय कुमार शर्मा की जीन से 120 ग्राम हेरोइन मिली और मोहम्मद इस्लाम की पैंट से 80 ग्राम। इतना ही नहीं, बिस्तर पर तकिए के नीचे से 23,000 रुपए भी मिले। अच्छा। जिसके बारे में विनय ने कबूल किया कि वो हेरोइन खरीदने के लिए ही लाया था। तो मतलब मामला बिल्कुल सीधा और सपाट लग रहा था। एकदम। मौके पर गवाह मौजूद थे, ड्रग्स बरामद हुआ, आरोपी ने एक तरह से मतलब जुर्म मान भी लिया था। तो मामला अदालत गया और 1998 में लखनऊ की ट्रायल कोर्ट ने विनय कुमार शर्मा को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दे दिया और सजा 10 साल। 10 साल की सख्त कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना। कहानी यहाँ पर खत्म हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं। असल ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब ये केस सालों बाद, मतलब दशकों बाद, हाई कोर्ट की फाइलों से बाहर निकला। 19 दिसंबर 2025 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1998 के इस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया और 72 साल के विनय कुमार शर्मा को बरी कर दिया गया। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? हाँ, वही तो। एक ठोस दिखने वाले मामले में अदालत को ऐसी क्या खामी दिखी कि पूरी सजा ही रद्द करनी पड़ी? यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। वो खामी या कहिए वो गलती एनडीपीएस एक्ट की एक बहुत ही अहम धारा से जुड़ी है, धारा 50 यानी सेक्शन 50। सेक्शन 50। हाँ, अदालत ने पाया कि इस पूरे ऑपरेशन में सेक्शन 50 की जो अनिवार्य शर्तें हैं उनका पालन नहीं किया गया था और ये चूक इतनी बड़ी थी कि बाकी सारे सबूत वो बेमानी हो गए। सेक्शन 50 ये है क्या असल में, और इसका पालन करना इतना जरूरी क्यों है कि मतलब इसके बिना पूरा का पूरा केस ही ढह जाए? देखिए, सेक्शन 50 किसी भी नागरिक को एक बहुत बड़ा अधिकार देता है। अच्छा। ये कहता है कि अगर किसी अधिकारी को आपकी व्यक्तिगत तलाशी लेनी है, पर्सनल सर्च। हाँ, पर्सनल सर्च, और उसे शक है कि आपके पास ड्रग्स है, तो उसे आपको ये बताना ही होगा, ये अनिवार्य है कि आपके पास ये अधिकार है कि आप अपनी तलाशी किसी नजदीकी मैजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी, मतलब गैजेटेड ऑफिसर, के सामने करवा सकते हैं। ओके, तो ये एक तरह का सेफ्टी गार्ड है ताकि कोई आपको झूठे केस में ना फंसा दे। बिल्कुल। पर इस केस में तो जहां तक मुझे याद है दस्तावेजों से, पुलिस ने उन्हें यह विकल्प दिया था। दोनों आरोपियों ने मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी करवाने से इनकार कर दिया था। तो फिर एक गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ उस विकल्प को देने के तरीके में हुई। यहीं पर कानून की वो बारीकी छिपी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तरीके में? हाँ, जब नारकोटिक्स टीम ने विनय शर्मा को ये विकल्प दिया तो उस टीम के जो मुखिया थे, सुपरिंटेंडेंट एससी सरकार, वो खुद एक राजपत्रित अधिकारी थे। अच्छा, और वो मौके पर मौजूद थे? वो मौके पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि आप चाहें तो मेरे सामने तलाशी दे सकते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? एक गैजेटेड ऑफिसर तो मौजूद था ही, उन्होंने तो अपनी तरफ से कानून का पालन कर लिया। ये तो बहुत छोटी सी बात लगती है। देखने में ये छोटी बात लगती है, लेकिन कानून की नजर में ये जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देती है। कानून कहता है
कि तलाशी का विकल्प किसी स्वतंत्र मजिस्ट्रेट या स्वतंत्र राजपत्रित अधिकारी के सामने देना होगा। स्वतंत्र? हाँ, स्वतंत्र। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जो अधिकारी खुद छापा मारने वाली टीम का हिस्सा है या उसका नेतृत्व कर रहा है, उसे स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। ओह, अब समझ आया। तो ये कुछ ऐसा है कि रेफरी उसी टीम का कप्तान नहीं हो सकता जो मैच खेल रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भली वो कितना भी ईमानदार क्यों न हो, उसे निष्पक्ष नहीं माना जाएगा। यही इस फैसले का सार है। आरोपी को ये साफ साफ बताना जरूरी है कि वो अपनी तलाशी किसी ऐसे अधिकारी के सामने करवा सकता है जो उस रेडिंग पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो। और इस केस में क्या हुआ है? इस केस में गवाहों के बयानों से ये साफ हो गया कि विनय शर्मा को सिर्फ ये बताया गया कि टीम के साथ एक राजपत्रित अधिकारी हैं और आप उनके सामने तलाशी दे सकते हैं। उसे ये विकल्प दिया ही नहीं गया कि वो किसी बाहरी, किसी तीसरे निष्पक्ष अधिकारी को भी बुला सकता है। एग्जैक्टली, उसे ये ऑप्शन ही नहीं दिया गया। और ये जानकारी का अधूरापन ही कानून का उल्लंघन मान लिया गया। कमाल है। पर एक सवाल और उठता है, ये सेक्शन 50 इतना सख्त क्यों है? मतलब इसके पीछे का मकसद क्या है? इसका मकसद बहुत गहरा है। आप सोचिए, ड्रग्स केस में सबूत प्लांट करना कितना आसान हो सकता है। किसी की जेब में एक छोटी सी पुड़िया डाल देना कोई मुश्किल काम नहीं है। बात तो सही है। तो ये कानून एक आम नागरिक को पुलिस या किसी भी एजेंसी की ज्यादती से बचाने के लिए बनाया गया है। ये शक्ति के दुरुपयोग पर एक लगाम है। अच्छा? ये कहता है कि अगर किसी अधिकारी को आप पर शक है तो ठीक है, लेकिन तलाशी एक निष्पक्ष व्यक्ति की निगरानी में होनी चाहिए ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। मतलब ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि नागरिक के अधिकारों और सरकारी एजेंसी की ताकत के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। एकदम सही। और जब इस संतुलन को बिगाड़ा जाता है तो अदालतें इसे बहुत गंभीरता से लेती हैं। इस केस में अदालत ने साफ कहा कि आरोपी को उसके अधिकारों की पूरी और सही जानकारी नहीं दी गई, इसलिए तलाशी की पूरी प्रक्रिया ही दूषित हो गई। और अगर तलाशी ही अवैध है तो उससे मिली बरामदगी यानी हेरोइन अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे याद है कि बचाव पक्ष ने एक और मुद्दा उठाया था, NDPS एक्ट की धारा 52A का। उसका क्या हुआ? हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। धारा 52A जब्त किए गए ड्रग्स के सैंपल लेने की प्रक्रिया के बारे में है। ये कहती है कि ड्रग्स के सैंपल हमेशा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिए जाने चाहिए। मजिस्ट्रेट एक लिस्ट बनाता है, उसे सेटिस्फाई करता है और मुकदमे के दौरान वही लिस्ट प्राथमिक सबूत मानी जाती है। और इस मामले में सैंपल पुलिस ने खुद ही मौके पर ले लिए थे, किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नहीं। तो ये भी तो एक प्रक्रियात्मक चूक थी। क्या इस आधार पर केस खारिज नहीं हो सकता था? हो सकता था और कई मामलों में होता भी है, लेकिन इस केस में अदालत ने इसे मुख्य आधार नहीं माना। क्यों? अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले भरत अम्बाले केस का जिक्र किया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि धारा 52A का मुख्य मकसद सबूतों को सुरक्षित रखना और उनके साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश खत्म करना है। ठीक है। लेकिन अगर जब्त किया गया मूल पदार्थ यानी वो हेरोइन का पूरा पैकेट अदालत में सबूत के तौर पर पेश कर दिया गया है। अच्छा, ओरिजिनल एविडेंस। हाँ, तो सिर्फ सैंपल लेने की प्रक्रिया में हुई गलती की वजह से पूरा केस खारिज नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो कोर्ट ने दोनों चूकों में फर्क किया। एक को उन्होंने घातक माना, फेटल, और दूसरी को नहीं। सही। मतलब इस अपील की सफलता का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 50 के उल्लंघन को गया। बिल्कुल। अदालत ने साफ कहा कि सेक्शन 50 का उल्लंघन इतना गंभीर है कि ये अकेले ही पूरी दोष सिद्धि को रद्द करने के लिए काफी है। ये दिखाता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत तलाशी से जुड़े अधिकारों का पालन करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं ये कानूनी तर्क समझ गया, लेकिन एक मिनट के लिए कानून की किताबों से बाहर निकलते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ड्रग डीलर जिसके पास से 120 ग्राम हेरोइन मिली, वो सिर्फ एक टेक्निकल गलती की वजह से छूट गया। क्या ये आम जनता के लिए सही संदेश है? क्या हम प्रक्रिया को अपराध से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी और सच कहूं तो मुश्किल सवाल है। इसे टेक्निकलिटी कहना थोड़ा आसान होगा, लेकिन कानून की दुनिया में इसे ड्यू प्रोसेस या विधि की सम्यक प्रक्रिया कहते हैं। ड्यू प्रोसेस? हाँ, इसका सिद्धांत ये है कि न्याय तक पहुंचने के लिए अपनाए गए साधन भी उतने ही न्यायपूर्ण होने चाहिए जितना कि खुद लक्ष्य।
अगर हम सबूत इकट्ठा करने के लिए गैर कानूनी या गलत तरीके अपनाने लगें, तो फिर एक सभ्य समाज और जंगल के राज में फर्क क्या रह जाएगा? लेकिन इससे तो अपराधियों का हौसला बढ़ सकता है। उन्हें लगेगा कि वो कानून की कमियों का फायदा उठाकर बच सकते हैं। ये एक जायज चिंता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखिए। आज ये अधिकार एक कथित अपराधी के काम आया, कल यही अधिकार किसी बेगुनाह इंसान को झूठे केस में फंसने से बचा सकता है ना? ये भी बात है। सेक्शन 50 जैसे कानून सबके लिए बराबर है। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि सिस्टम किसी एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल ना कर सके। अदालतें ये मानती हैं कि भले ही 10 दोषी छूट जाएं, पर एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और इन प्रक्रियाओं का पालन उसी सिद्धांत को मजबूत करता है। बिल्कुल। मतलब ये कि प्रक्रिया ही न्याय की आत्मा है। अगर प्रक्रिया ही सही नहीं तो नतीजा चाहे जो भी हो उसे न्याय नहीं कहा जा सकता। आप ऐसा कह सकते हैं। और ये कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। कैसे? कि एक छोटी सी लापरवाही या कानून की जानकारी का अभाव उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। एक मजबूत से मजबूत केस भी नींव की एक कमजोर ईंट की वजह से ढह सकता है। ये मामला इसका क्लासिक उदाहरण है। चलिए अब इस केस के मानवीय पहलू पर भी थोड़ी बात करते हैं। हम कानून और धाराओं की बात कर रहे हैं, लेकिन एक विनय कुमार शर्मा नाम का शख्स भी है। हाँ। 1998 में उसे दोषी ठहराया गया। फैसला आया 2025 में। ये लगभग 27 साल का वक्त है, और अगर हम घटना से गिने तो पूरे 30 साल। 30 साल। किसी इंसान की जिंदगी का इतना लंबा हिस्सा एक मुकदमे की छाया में बीत गया। इसका क्या? ये हमारी न्याय प्रणाली की एक बहुत दुखद सच्चाई है। देरी। सोचिए, 1995 में भारत में मोबाइल फोन भी आम नहीं थे। इंटरनेट एक नई चीज थी। सही बात है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन ये केस सिस्टम में अटका रहा। जब न्याय मिलने में इतनी देर हो जाए तो क्या वो वाकई न्याय रह जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। भले ही अंत में वो बरी हो गया हो, लेकिन उसकी जिंदगी के जो 30 साल इस केस ने ले लिए, वो कौन लौटाएगा?